स्वागत है आपके बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष 7 नवंबर 2023 की न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ है, मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों का 5वां सम्मेलन कन्वेंशन ऑन मरकरी जिनेवा में आयोजित किया गया। तो जिनेवा में मिनीमाता रोग को लेकर के जो पारे से होता है उस रोग को लेकर के 5वां कन्वेंशन हुआ है। इस मिनीमाता पर जो पहला कन्वेंशन था उसको 2013 में अपनाया गया था और 2017 से लागू हुआ था और भारत ने 2018 में इसकी अभिपुष्टि की, यानी भारत ने 2018 में इसे रेटिफाई किया था। तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं और क्या खबर है इसको समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी पारा को जिनेवा में 2013 में अपनाया गया। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। यह संधि 2017 में लागू हुई थी। भारत ने 2018 में इसकी अभिपुष्टि की थी, रेटिफाई किया था। पारा जो होता है वो तंत्रिका तंत्र, थायराइड, लिवर, फेफड़ा और प्रतिरक्षा प्रणाली, आंखों, मसूड़ों और त्वचा पर विषाक्त प्रभाव डाल सकता है। कन्वेंशन ऑन मरकरी 5 जो है, जिसको हम 5वां सम्मेलन कह रहे हैं, COP, वो अपनाए गए मुख्य निर्णय जो हैं उसमें कौन कौन से हैं उस चीज़ों को हम समझना होगा। तो COP की फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पर है। ये सम्मेलन है, यानी कि कन्वेंशन ऑफ पार्टीज। तो इसका 5वां सम्मेलन है। तो कन्वेंशन ऑफ पार्टीज यानी पक्षकारों का सम्मेलन, और 5वां सम्मेलन जो है ये है। इसमें निर्णय जो लिए गए वो है, पहली बार इसमें COP ने पारे की आपूर्ति के स्रोतों और व्यापार को कम करने पर बल दिया है। इसमें पहली बार व्यापार और इसके स्रोतों को कम करने के, आपूर्ति के स्रोतों को जो है कम करने की बात यहाँ पर ये जो पक्षकारों का सम्मेलन हुआ है 5वां, इसमें की गई है। ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर क्षमताओं को मजबूत करके पारे के यौगिकों की वैश्विक आपूर्ति, व्यापार, उत्पादन और उपयोग पर गहरा अध्ययन करके किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कन्वेंशन के तहत शुरू की गई परियोजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा। इन्हें देश से लोगों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अलावा पारे या पारे के यौगिकों से दूषित अपशिष्टों के लिए पारे की सांद्रता की सीमा प्रति किलोग्राम अपशिष्ट में 15 मिलीग्राम निर्धारित की गई है। यानी 15 मिलीग्राम अगर 1 किलोग्राम में है तो वो जो है यौगिकों को दूषित करेगा। ठीक है। इसके अलावा कन्वेंशन के अनुलग्नक यहाँ पर जो है एनेक्स में संशोधन किया गया है, और यहाँ पर मैं आपको 5 प्रकार के अनुलग्नक यानी कि एनेक्स बताने वाला हूँ क्या क्या किस में है। इनमें सुधार किया गया है। एनेक्स A में संशोधन किया गया है जो सबसे पहला है, और यहाँ संशोधन कुछ इस प्रकार हैं कि जो A है क्या, पहले ये देख लीजिए। अनुलग्नक 1 या एनेक्स A कहता है कि इसमें पारा युक्त उत्पाद शामिल है, जैसे बैटरियाँ, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप यानी CFL, और ये जो बैटरी है इसमें, इसके अलावा कीटनाशक, बायोसाइड्स, ये सब शामिल हैं। ठीक है। तो इसमें सुधार किया गया है, यानी इसमें संशोधन इस प्रकार किया गया है कि बैटरी, स्विच, रिले, फ्लोरोसेंट लैंप और सौंदर्य प्रसाधनों के में जो है पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने हेतु तिथियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है। 2025 तक पॉलीयूरेथेन के उत्पादन के बारे में उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए कन्वेंशन B के अनुलग्नक B में भी संशोधन किया गया है, एनेक्स B में भी संशोधन किया गया है। एनेक्स B कहता है इसमें विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल हैं जिसमें पारा या पारे के यौगिकों का उपयोग किया जाता है, जैसे पारे का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग, पॉलीयूरेथेन का उत्पादन करने में लिए कैटालिस्टिक के रूप में उपयोग। तो ये चीज़ जो थी मिनीमाता कन्वेंशन पक्षकारों का जो सम्मेलन है, कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, ये जो है 5वां सम्मेलन यहाँ पर है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो राज्य मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर जो हैं, जिसको हम कह सकते हैं राज्य मंत्री जो है, उन्होंने डीप फेक, गलत सूचना फैलाने का एक खतरनाक रूप है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने कहा है। ठीक है। डीप फेक शब्दावली डीप लर्निंग और फेक शब्दों से मिलकर बनी हुई है। डीप फेक के तहत एल्गोरिथम का उपयोग करके नकली वीडियो या अन्य डिजिटल कंटेंट बनाया जाता है। इसमें किसी व्यक्ति की मूल छवि या वीडियो उसके व्यक्ति के चेहरे के किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे से सटीकता से रिप्लेस कर दिया जाता है। इस प्रकार नकली बनी वीडियो या छवि बिल्कुल मूल वीडियो या छवि जैसी ही दिखती है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत अधिक वास्तविक लगने वाला डिजिटल फर्जीवाड़ा है। इसे डीप फेक नाम दिया गया है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग सबसेट है।
ये बड़े डेटा सेट्स के से सीखने के लिए मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। सरल शब्दों में डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की एक विधि है। ये कंप्यूटर को मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के तहत डेटा प्रोसेस करना सिखाती हैं। डीप फेक कैसे कार्य करता है उसको समझेंगे। उससे पहले हमें समझना होगा डीप फेक से निपटने के लिए भारत में कानूनी प्रावधान क्या किए गए हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में डीप फेक से निपटने के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं, कौन कौन से ऐसे मतलब लॉज हैं जो इसको सुधार सकते हैं। देखिएगा, भारत में डीप फेक तकनीक से निपटने के लिए वर्तमान में कोई भी विशेष कानूनी या कानून प्रावधान नहीं है, क्योंकि डीप फेक जैसी टेक्निक जो है ये पहले थी नहीं, अब ताज़ा हमारे को देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए भारत ने इस पर पहले से कोई कानून नहीं बना रखा है। हालांकि कुछ कानून जो है इसमें संशोधन क्या कुछ कानून जो है उसमें इस पर रोक लगा सकते हैं। कुछ कानून डीप फेक से चुनौतियों से निपटने में सहायता कर सकते हैं। जैसे एक तो आईटी एक्ट 2000 का, एक कॉपीराइट एक्ट 1957 का, 1957 का कॉपीराइट एक्ट और एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 की धारा 66E, हालांकि इसमें संशोधन भी किया गया, अभी इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप। तो धारा 66E इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी जीवन से संबंधित इमेज को उस व्यक्ति की निजता का उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में कैप्चर या प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 में कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। डीप फेक की चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयास देखिए। ब्लेचली घोषणा पत्र जो है दुनिया के मतलब वर्ल्ड लेवल पे देखें तो ब्लेचली घोषणा पत्र है एक। ब्लेचली घोषणा पत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, जापान, यूनाइटेड किंगडम सहित 28 देशों ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित जोखिमों से निपटने के लिए प्रयासों का समर्थन किया है ब्लेचली घोषणा पत्र में। ठीक है, 28 देश थे इस प्रकार। चीन ने उपयोगकर्ता की सहमति के बिना डीप फेक तैयार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। गूगल ने वाटर मार्किंग जैसे टूल लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कृत्रिम रूप से बनाए गए कंटेंट की पहचान करता है। अब हम देखते हैं डीप फेक कैसे कार्य करता है। डीप फेक बनाने के लिए वेरिएबल ऑटो एनकोडर, ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल ऑटो एनकोडर नामक डीप लर्निंग कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। जैसे आमतौर पर चेहरे की पहचान यानी फेशियल रिकॉग्निशन किया जाता है इसके लिए, और इसका उपयोग करके इस तरह से उपयोग किया जाता है। ऑटो एनकोडर जो वेरिएबल ऑटो एनकोडर है, ऑटो एनकोडर क्या होता है? ऑटो एनकोडर चेहरे से जुड़ी विशेषताओं का पता लगाता है, ठीक है, एनकोड करता है, और विजुअल नॉइज एवं चेहरे से असंबंधित तत्वों को हटा देता है। यह ऑटो एनकोडर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध किसी इमेज या व्यक्ति के वीडियो से आवश्यक इनपुट यानी जैसे चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके फेस स्वैप मॉडल बनाता है। ठीक है, डीप फेक डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स यानी कि GAN का भी उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर शामिल होते हैं। तो जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स यानी GAN ये भी एक इसमें टूल है। जनरेटर क्या होता है सबसे पहले ये समझना जरूरी है। यह नए इमेज को बनाने के लिए प्रारंभिक डेटा सेट संग्रह करता है। डिस्क्रिमिनेटर क्या होता है? ये कंटेंट यानी वीडियो या जो भी फोटो या इमेज जो होता है उसको मूल जैसा दिखाने के लिए डेटा सेट में आगे और सुधार करता है, इसलिए इसका नाम है डिस्क्रिमिनेटर। अब डीप फेक से बड़ी चुनौतियां क्या है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो एक से तो जो निजता है वो भंग होती है। निजता का यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो हमारा मूल अधिकार है। यहाँ पर दो चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो है सूचना का अधिकार, ठीक है, तो सूचना का अधिकार जो है राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई जो है 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता का अधिकार जो है राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, क्षमा कीजिएगा, सूचना का अधिकार जो है, एक मिनट रुको मैं दोनों बता देता हूं, ध्यान दी सुनिए। एक तो मैंने जैसे बताया 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय की संविधान पीठ ने जो निजता का अधिकार है राइट टू प्राइवेसी है RTP जो है वो निजता का अधिकार जो है उसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राणोदय स्वतंत्रता जो है ना उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार बनाया गया था 2017 में निजता के अधिकार को, ठीक है। और एक जो है सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। और जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 21 जो है उसमें संशोधन करके 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
6 से 14 वर्ष के द्वारा अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बना दी गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से आपको इंटरकनेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। कैसे इंटरकनेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे ये पॉलिटी का टॉपिक है और मैंने पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके पॉलिटी के उस कंटेंट को वहाँ से रिकॉग्नाइज किया और फिर आपको मतलब बताया। तो ये चीज़ें आपको इंटरकनेक्टेड पढ़नी पड़ेगी इस तरह से। तो निजता का जो अधिकार है हमारा, राइट टू प्राइवेसी है, RTP। तो राइट टू प्राइवेसी जो है हमारा निजता का अधिकार है, अनुच्छेद 21 जो है उसका यहाँ पर जो है हनन होता है अगर डी फेक से जुड़ी चुनौतियाँ हमारे सामने आती हैं। तो इसके अलावा किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान की चोरी की जा सकती है, फिर धोखाधड़ी को अंजाम दिया जा सकता है। साइबर बुलिंग और कॉपीराइट उल्लंघन का खतरा बना रहता है। मूल व्यक्ति का पता लगाना कठिन हो जाता है, ये भी समस्या रहती हैं। अब हम बात करते हैं अगली खबर की, वो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी MOHUA। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जल दिवाली का शुभारंभ किया है। जल दिवाली क्या है? जल के लिए महिलाओं के लिए जल का अभियान। तो जल दिवाली का अभियान जो है शुरू किया है। इसे अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के तहत ही शुरू किया गया है। अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, इसको हम क्या कह सकते हैं? अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत कहते हैं इसे। तो ये जो मिशन है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन यानी अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन REJUVENATION। तो नेशन का तो आपको पता ही है, रेजुवे बता देता हूँ, तो REJUVE, फिर नेशन लगा दो पीछे तो बन जाएगा रेजुवेनेशन यानी कि कायाकल्प। ठीक है, तो अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि शहरी परिवर्तन के तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी कि NULM जो दीनदयाल अंत्योदय योजना से जुड़ा हुआ है, उसके तहत जो है इसकी साझेदारी के साथ इसको शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया। NULM जिसको हम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन कहते हैं, उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जो है। तो ये जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है जिसे हम नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन कह रहे हैं, ये दीनदयाल अंत्योदय योजना DAY से जुड़ी हुई है। DAY NULM, इसको NULM साथ में कहते हैं हम। तो यहाँ पर शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जल दिवाली नाम से एक योजना का शुभारंभ किया है। और ये जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, उससे जोड़ करके इसको राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नाम दिया गया है। और इसके साथ साझेदारी करने के लिए इसमें दिया गया है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत और NULM जिसको हम नल्म कह रहे हैं उसको जोड़ा गया साथ में साझेदारी के लिए। चरण 1 में छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भागीदारी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ये बड़े स्टेट्स हैं, इनको एक बार छोड़ा गया है। इस अभियान का उद्देश्य वैसे मतलब बड़े स्टेट्स का कुछ नहीं, मतलब कुछ स्टेट्स को एक साथ तो ले नहीं सकते सबको, तो फिलहाल इनको छोड़ा गया है। इस अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से वाटर गवर्नेंस में महिलाओं को शामिल करने के लिए मंच प्रदान करना है। जैसे महिलाओं को उनके शहरों में जल उपचार संयंत्रों को दौरा करवाया जाएगा। इस दौरे के माध्यम से महिलाओं को जल उपचार प्रक्रियाओं के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जाएगी। जल की गुणवत्ता के परीक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। साथ ही नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण जल वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जल संबंधी अवसंरचना के प्रति महिलाओं में स्वामित्व और अपनेपन की भावना विकसित की जाएगी।
ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ पर होगी। अब वाटर गवर्नेंस में महिलाओं की भूमिका क्या है उससे पहले हम समझ लेते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत एक मिशन है। 2013 में से लॉन्च किया गया था, 2013 में से शुरू किया गया था। MOHUA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया था। ठीक है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना। इसका उद्देश्य शहरी या गरीब परिवारों को गरीबी और सुभेद्यता को कम करने के लिए शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल है आधारित वैतनिक रोजगार के अवसरों तक पहुंचाने में सक्षम बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और सुभेद्यता को कम करना है और इसके लिए शहरी गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कौशल आधारित वैतनिक रोजगार के अवसरों तक पहुंच को सक्षम बनाना है। अब हम समझते हैं वाटर गवर्नेंस में महिलाओं की भूमिका। महिलाएं घरेलू उद्देश्यों जैसे खाना पकाने, पीने के लिए जल एकत्रित करने और जल संबंधी आवश्यकताओं का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। इसके अलावा महिलाएं हैजा जैसी जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता और बेहतर साफ सफाई सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा महिलाएं जल संसाधन की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और स्वीकार्य भंडारण विधियों के बारे में आप अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2015 में 500 शहरों और कस्बों में अमृत मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, इसने 500 शहरों और कस्बों में 2015 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य अमृत मिशन लॉन्च किया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों के संरचना का विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और जल निकासी प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम और हरित स्थलों और पार्क आदि का विकास करना है। ठीक है, 2021-22 में अमृत 2.0 जो है 21-22 में शुरू किया गया, 21-22 से 25 तक जो है ये शुरू किया गया अमृत 2.0 योजना शुरू की। इसका उद्देश्य सभी घरों में सुचारू नल कनेक्शन की सहायता से जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है। तो सभी घरों में कनेक्शन मिलने की जो पहल है वो 21 से 25 के लिए अमृत 2.0 के तहत मिल रही हैं। तो ये हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। जल दिवाली। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। नागरिकों के व्यक्तित्व डेटा को बेचने के प्रयासों ने डेटा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा दिया है। नागरिकों के जो व्यक्तिगत डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसको बेचने के प्रयास जो हुए हैं उससे जो है चिंताएं बढ़ी हैं। डेटा को मुख्य रूप से दो प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो व्यक्तिगत डेटा है, गैर व्यक्तिगत डेटा है यानी कि पर्सनल डेटा, और एक नॉन पर्सनल डेटा। इसमें पहचान से जुड़ी हुई चिंताएं जो हैं, पहचान से जुड़ी व्यक्तिगत विशेषताएं, लक्षणों, गुणों से संबंधित डेटा को हम व्यक्तिगत डेटा कहते हैं। ठीक, और ऐसे संकलित डेटा को शामिल किया जाता है जिनमें व्यक्तियों की पहचान नहीं की जा सकती, उसको हम गैर व्यक्तिगत डेटा कहते हैं। उदाहरण दे दें अगर आपको, तो एक व्यक्ति विशेष की लोकेशन उसका व्यक्तिगत डेटा होगा। लोकेशन क्या है? व्यक्तिगत डेटा है। वहीं यदि कई वाहन चालकों की लोकेशन से प्राप्त जानकारी का यातायात की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, वह गैर व्यक्तिगत डेटा होगा। व्यक्तिगत डेटा का महत्व क्या है? देखिए, व्यक्तिगत डेटा की चोरी होती है, इसका ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, कर संबंधी धोखाधड़ी और साइबर से जुड़े अन्य वित्तीय अपराधों में अंजाम देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। कंपनियां और कई संगठन जो हैं लोगों की पसंद संबंधी गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए उनके उपभोग, व्यवहार, नापसंद, पसंद, उनका पता लगाने के लिए व्यक्तिगत डेटा का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 जो है उसके तहत डिजिटल व्यक्तिगत डेटा यानी डिजिटल पर्सनल डेटा संरक्षण अधिनियम जो 2023 में आया है, इसके अनुसार डेटा सुरक्षा से जुड़े निम्नलिखित 7 मुख्य सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। यानी डेटा सुरक्षित किस प्रकार से रह सकता है, डेटा मुख्य जो है निम्नलिखित डेटा सुरक्षा से जुड़े 7 सिद्धांत कौन कौन से इस अधिनियम 2023 में दिए गए हैं। पहला है, व्यक्तिगत डेटा का उपयोग सहमति से, वैध तरीके से, पारदर्शी रूप से किया जाना चाहिए। दूसरा, उद्देश्य तक सीमित यानी कि पर्पस लिमिटेशन होना चाहिए। व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए जिनके लिए इनको संग्रह किया गया है। इसके अलावा डेटा मिनिमाइजेशन, केवल उतनी ही मात्रा में व्यक्तिगत डेटा संग्रह करना चाहिए जिससे उद्देश्य आपूर्ति हो जाए। इसके अलावा डेटा की परिशुद्धता सुनिश्चित करना कि डेटा सही है कि अपडेटेड हो। इसके अलावा निश्चित अवधि तक डेटा संग्रह, डेटा को केवल उतनी अवधि तक संग्रहित रखा जाना चाहिए जो किसी निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक हो। इसके अलावा देखिए, डेटा सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करने चाहिए, जवाबदेही तय करना चाहिए। डेटा चोरी या अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जवाबदेही तय की जानी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंडित किया जाना चाहिए। ऐसे में चुनौतियां क्या क्या हैं हमारे सामने, उसको समझ लेते हैं। देखिए,
चुनौतियाँ काफ़ी हैं, जैसे व्यक्तिगत डेटा की परिभाषा का दायरा अलग अलग न्यायिक क्षेत्रों में आंशिक और पूर्ण रूप से अलग अलग है। ठीक है, तो ये एक चिंता है। दूसरी, डेटा सुरक्षा से संबंधित कानून सभी देशों में एक जैसे नहीं हैं, ये भी एक समस्या है। अलग देशों में एक है, अलग अलग क्षेत्रों में भी, न्यायिक क्षेत्रों में अलग अलग हैं। ठीक है, व्यवसाय के संचालन में तकनीकी प्रगति और विविध नवाचारों के कारण व्यक्तिगत डेटा को संरक्षित रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो व्यवसाय जो है उसमें, उसके संचालन में जो टेक्नोलॉजी में जो प्रगति हुई है, जो प्रोग्रेस देखने को मिली है, उसकी वजह से भी पर्सनल डेटा जो है वो खतरे में है। अब हम अगली खबर की बात करते हैं, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, उसने बेटिंग से जुड़े 22 मोबाइल एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स को प्रतिबंधित किया है। 22 कौन से मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ध्यान दीजिएगा, और कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको प्रतिबंधित किया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये बेटिंग से जुड़े हुए किए हैं इनको प्रतिबंधित। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69(1) के तहत लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने अवैध बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच की थी। जांच के बाद ही मंत्रालय ने एप्लीकेशंस और वेबसाइट को प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है IT एक्ट 2000 है, उसकी धारा 69(a) के तहत किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अवैध बेटिंग ऐप सिंडिकेट की जांच की थी। इसकी जांच के बाद ही मंत्रालय ने इन एप्लीकेशन से वेबसाइट को प्रतिबंधित किया है। और इससे ऊपर मैंने आपको बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा IT एक्ट जो 2000 है, उसकी धारा 66(a) का इस्तेमाल जो है डीप फेक से जुड़ी चिंताएं जो है उसके रूप में इस्तेमाल हो सकता है। यानी कि 66(a) की धारा जो है वो कहती हैं, इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके निजी जीवन से संबंधित इमेज या उस व्यक्ति के निजता उल्लंघन करने वाली परिस्थितियों में कैप्चर, प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है 66(e) के अंतर्गत। ठीक है, और उसी IT एक्ट 2000 जो है उसकी धारा 69(a) जो है उसमें केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता, देश की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ संबंधों में कानून व्यवस्था को खतरे में डालने वाले वेबसाइट और एप्लीकेशंस को ब्लॉक करने की अनुमति यहाँ पर है। तो 69(a) तो एप्लीकेशंस ब्लॉक करने की हैं, और 66(e) जो है डेटा जो है एक तरीके से प्रसारित करना और इन सब पर प्रतिबंध है। ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या है, देखिए, ऑनलाइन गैम्बलिंग का अर्थ होता है ऑनलाइन दाव लगाना या बेटिंग करना। इसमें धन के संयोग यानी चांस से जुड़े कोई भी ऑनलाइन गेम खेलना जो है ऑनलाइन गेमिंग कहलाता है। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े समस्याएं कौन कौन सी है, देखिए। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी समस्या में पहले है सुरक्षा उपायों की कमी के कारण यूजर्स के धन की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाती है। साथ ही किसी कठोर KYC तंत्र की अनुपस्थिति में मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी चिंताएं भी प्रकट होती हैं। हालांकि बेटिंग और गैम्बलिंग यानी दांव और द्यूत 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय हैं, इसके बावजूद बेटिंग और गैम्बलिंग से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से संबंधित सरकार स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाती। इस कारण भारत में ऑनलाइन गैम्बलिंग ग्रे एरिया या अस्पष्टता के अंतर्गत आती हैं। ऑनलाइन गेमिंग की लत लगने का ज़्यादा जोखिम रहता है। इसके कारण विशेष रूप से वयस्क यूजर्स जो हैं उनको आर्थिक हानि भी उठानी पड़ती है। ऑनलाइन गेमिंग की लत बच्चों पर भी दुष्प्रभाव डालती हैं। ऑनलाइन बेटिंग या गेमिंग के प्रावधान देखेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पर जो है KYC की फुल फॉर्म देख लेनी चाहिए। देखिए, KYC का अर्थ क्या होता है समझना है आपको। KYC जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक और वित्तीय संस्थानों के लिए अनिवार्य किया है। RBI ने वे उन सभी ग्राहकों की पहचान और पते को वेरीफाई करें और उनके साथ वित्तीय ट्रांजैक्शन करते हैं। KYC नो योर कस्टमर, नो यानी जानो, योर यानी आपके, कस्टमर यानी मतलब ये जो ग्राहक होता है उसको। तो नो योर कस्टमर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैंक या संस्थान किसी व्यक्ति की पहचान और पते को वेरीफाई करता है। नो यानी जानना, योर यानी आपका, कस्टमर यानी जो ग्राहक है उसको जानिए, कौन है ग्राहक, उसकी पहचान और उसकी सारी चीज़ें वेरीफाई करें। ये RBI ने सभी वित्तीय संस्थानों को, जितने भी ये बैंक वगैरह थे उनको ये चीज़ बोली थी। तो बैंक वगैरह KYC करवाते हैं, नो योर कस्टमर। अब हम समझते हैं ऑनलाइन गेमिंग के प्रावधान कौन कौन से हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग या बेटिंग से जुड़े जो प्रावधान है उसमें पहला है 2023 में सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 में संशोधन किए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रूल्स हैं उस 2021 में संशोधन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियमावली 2021 में संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों के जरिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। और नियमावली जो IT रूल्स की नियमावली है
उसमें क्या संशोधन किए गए हैं। पहला, बेटिंग या दांव लगाने में किसी भी रियल मनी आधारित ऑनलाइन गेमिंग ऐप या वेबसाइट को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा स्व विनियामक निकाय के पास स्वयं को इस बात की संतुष्ट करने का अधिकार होगा कि संबंधित ऑनलाइन गेम के किसी भी परिणाम पर दावा लगाना तो शामिल नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम को शामिल मध्यवर्तियों को यूज़र का KYC यानी नो योर कस्टमर विवरण प्राप्त करना होगा। साथ ही उन्हें तीसरे पक्ष से होने वाले वित्त पोषण को भी रोकना होगा। बेटिंग और गैम्बलिंग के प्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन निषिद्ध किए गए हैं। सरोगेट विज्ञापन ऐसे उत्पादों के विज्ञापन की रणनीति होती हैं जिनका प्रत्यक्ष तौर पर विज्ञापन नहीं किया जा सकता। ऐसे उत्पादों के विज्ञापन को कानून द्वारा प्रतिबंधित या सीमित कर दिया गया होता है। सिक्किम ऑनलाइन गैम्बलिंग की अनुमति देता है। तेलंगाना ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की गैम्बलिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। ठीक है, हस्तक्षेप की नीति तेलंगाना और सिक्किम दोनों ही यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं आप। और ये जो है आपके प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने FAO ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट 2023 जारी की हैं। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, तो फूड और एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, सोफा एक्ट जो है रिपोर्ट जारी की गई है। FAO ने यानी खाद्य एवं कृषि संगठन ने पहली बार एक ही थीम पर स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा रिपोर्ट के 2 संस्करण जारी करने की घोषणा की है, एक ही थीम पर। ठीक है, इसका 2024 का संस्करण भी इसी थीम पर आधारित होगा। 2023 की रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्तर के ट्रू कास्ट अकाउंटिंग यानी TCA संबंधी प्रावधान प्रस्तुत किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग संबंधी प्रावधान आकलन प्रस्तुत किए गए हैं। इन आकलनों का उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों के अदृश्य प्रभावों को उजागर करना। वहीं 2024 की रिपोर्ट में इन प्रभावों को कम करने के तरीकों की पहचान करने हेतु मुद्दे पर विस्तार से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नज़र डालें तो वर्तमान में कृषि खाद्य प्रणालियां हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज को अदृश्य क्षति पहुंचाती हैं। वैश्विक स्तर पर क्षति प्रतिवर्ष लगभग $10 ट्रिलियन है। इस रिपोर्ट में अदृश्य लागत यानी क्षति जो है हिडन कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, अदृश्य लागत या क्षति को हिडन कॉस्ट कहा गया है। वर्तमान आहार पैटर्न के चलते सबसे अधिक अदृश्य क्षति यानी हिडन कॉस्ट SG होती हैं। इस तरह से तरह तरह की बीमारियां और श्रम की भी उत्पादकता में कमी आती हैं। ऐसा उच्च एवं मध्यम आय वाले देशों में सर्वाधिक देखा गया है। वर्तमान कृषि खाद्य प्रणालियों के चलते कुल अदृश्य क्षति में पर्यावरणीय क्षति का हिस्सा जो है 20% से भी अधिक है। यह कृषि मूल्य वर्धन हेतु 1/3 के बराबर है। निम्न आय वाले देश आनुपातिक रूप से कृषि खाद्य प्रणालियों से होने वाली अदृश्य क्षति हिडन कॉस्ट या HC जो है उससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ये क्षति उनकी GDP के लगभग 27% के बराबर होती हैं। इन देशों में अदृश्य क्षति कहीं न कहीं गरीबी और अल्प पोषण से जुड़ी हुई हैं। TCA यानी कि ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग अनुमान की आवश्यकता क्यों है उसको समझेंगे। उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO के बारे में। FAO संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस यानी UN की एक विशेष एजेंसी है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को दूर करने हेतु प्रयासरत हैं। इसका मुख्यालय जो है इटली रोम में है। FAO भारत भी इसका सदस्य है। संबंधित शब्दावलियाँ देखें तो एक तो ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या होती है, एक अदृश्य क्षति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। TCA इसके तहत कृषि खाद्य प्रणालियों से होने वाली वास्तविक क्षति और लाभ की गणना की जाती है। इसमें कृषि खाद्य प्रणालियों से उत्पन्न पर्यावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक क्षति या लागत और लाभों का मापन व मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए समग्र प्रणालीगत दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसकी मदद से नीति निर्माता, व्यवसायी, किसान, निवेशक, उपभोक्ता बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं। अदृश्य क्षति या हिडन कॉस्ट HC जो हैं ये व्यक्ति या समाज को होने वाली क्षति या लागत हैं जिसकी गणना किसी उत्पाद या सेवा के बाजार मूल्य में नहीं की जाती हैं। अब TCA जो है जिसको हम ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं,
ये क्या है और ये इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका अनुमान की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जैसे मैंने बताया, इसके तहत कृषि खाद्य प्रणाली में होने वाली वास्तविक क्षति और लाभ की गणना की जाती है। तो टीसीए के द्वारा होने वाली क्षति और लाभ जो है वो निर्धारित किया जाता है। अनुमान की आवश्यकता क्यों है, ये जटिल कृषि प्रणालियों के वास्तविक प्रभाव का मापन करता है। ये जिम्मेदारी से भरे निर्णय लेने और संधारणीयता में सुधार कर सकता है। इसके जरिए कृषि प्रणालियों के प्रदर्शन और लचीलेपन में सुधार किया जा सकता है। कृषि खाद्य प्रणालियों के वर्तमान कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक, संस्थागत नीतियां और वितरण संबंधी खामियां, भ्रष्टाचार, मुफ्त में चीज़ें उपलब्ध कराना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा देखिए, वास्तविक लागत की गणना करने में चुनौतियां क्या है। एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, एक बड़ी चुनौती है। परिवर्तन का विरोध भी हो रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती कमी है। इसके अलावा देखिए, डेटा की कमी है, इसकी गुणवत्ता और कम रिपोर्टिंग आदि चीज़ें इसमें शामिल हैं। अब हम अन्य सुर्खियों की ओर बढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी कि AOR प्रणाली क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की AOR प्रणाली को समझिएगा अभी। AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भारतीय विधिक प्रणाली में वकील या अधिवक्ता की अलग श्रेणी होती हैं। वे सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं और उन्हें उसमें से ही वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकृत किए जाते हैं। अधिवक्ता अधिनियम के दो प्रकार के अधिवक्ताओं का प्रावधान है, वरिष्ठ अधिवक्ता और अधिवक्ता। दो तरह के अधिवक्ता जो एक्ट है, जो एडवोकेट एक्ट है, उसके अंतर्गत दो प्रकार के एडवोकेट की बात की गई है, एक तो वरिष्ठ और एक अधिवक्ता केवल। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति है, उसका प्रयोग करते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड यानी AOR प्रणाली का प्रावधान किया है। सुप्रीम कोर्ट नियमावली 2013 में AOR के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। 2013 की नियमावली है सुप्रीम कोर्ट की ये, ठीक है। और उसके अलावा संविधान में अनुच्छेद 145 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने AOR प्रणाली का प्रावधान किया है, ठीक है। अब देखते हैं, केवल AOR ही सुप्रीम कोर्ट के यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही, जो ऐसे एडवोकेट्स जिनका रिकॉर्ड है, उन एडवोकेट्स को ही, उन अधिवक्ताओं को ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई भी केस या दस्तावेज दाखिल करने के लिए पात्र माना जाता है। कोई वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर एडवोकेट जो है, वो भी AOR के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने के लिए हकदार नहीं होगा। ध्यान दीजिए इस बात पर। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट में AOR संबंधी प्रावधान नहीं है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। अगली खबर की बात करें तो ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन ऑल क्लियर, भूटान नरेश ने पहली बार अभी अपनी जो है, क्षमा कीजिएगा, भूटान नरेश ने अपनी हालिया भारत यात्रा के दौरान ऑपरेशन ऑल क्लियर का स्मरण किया है, ठीक है। ऑपरेशन ऑल क्लियर पहला का है और उसको याद करते हुए भूटान नरेश जो है यहाँ पर आए थे और उन्होंने याद करते हुए इसके बारे में जिक्र किया था। ये ऑपरेशन रॉयल भूटान आर्मी द्वारा शुरू किया गया था, भूटान आर्मी के द्वारा, रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा शुरू किया। इसका उद्देश्य भूटान में आश्रय के लिए असम के विद्रोही संगठनों की गतिविधियों को खत्म करना था, ठीक है। तो असम के जो विद्रोही संगठन थे उनकी गतिविधियों को खत्म करना था। ऑपरेशन जिसको हम ऑल क्लियर कह रहे हैं, रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भूटान में आश्रय के लिए असम के विद्रोही संगठनों की गतिविधियों को खत्म करना था। उदाहरण के लिए यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड और असोम के जो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये जो विद्रोही संगठन थे, इनकी गतिविधियों को खत्म करने के लिए रॉयल भूटान आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसको ऑपरेशन ऑल क्लियर कह रहे हैं हम। कामतापुर लिबरेशन संगठन उत्तरी बंगाल में सक्रिय था, ठीक है। इसी तरह से कामतापुर लिबरेशन संगठन जो था वो कहाँ था, उत्तरी बंगाल में सक्रिय था, ऊपर के बंगाल में, ठीक है। इस ऑपरेशन में रॉयल भूटान आर्मी को भारतीय थल सेना की ओर से लॉजिस्टिक्स और चिकित्सा सहायता प्रदान की गई थी। तो भारतीय थल सेना की ओर से सहायता मिली थी, तो उसका जिक्र किया है यहाँ पर। ऑपरेशन ऑल क्लियर की बात की जा रही है। अगली खबर की बात करें तो युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के अत्यधिक दोहन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यहाँ पर मनाया गया है। हाल ही में 6 नवंबर को ये मनाया गया है, वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। ये युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के अत्यधिक दोहन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 6 नवंबर को मनाया जाए। इसका उद्देश्य युद्ध से जुड़ी समस्या के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और इस दौरान पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2001 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली
जिसको हम कह रहे हैं UNGA, उसके द्वारा संकल्प के माध्यम से घोषित किया गया था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको हम कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM। क्या है ये? रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी एम्परेटर अलेक्जेंडर 3 से बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का परीक्षण किया है। ठीक है, यह बोरोई श्रेणी की नई पनडुब्बी है और परमाणु पनडुब्बी जिसे वो रूस कह रहा है, उस परमाणु पनडुब्बी से उसने एम्परेटर अलेक्जेंडर 3 इस ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। बोरोई श्रेणी की नई पनडुब्बी है। मिसाइल की लंबाई जिसका परीक्षण किया गया है 12 मीटर है, मारक क्षमता 8000 किलोमीटर तक है। बोरोई के श्रेणी की पनडुब्बियाँ हाइड्रोडायनेमिक ढांचे से लैस होती हैं, इसके चलते यह कम से कम शोर करते हुए समुद्र में आगे बढ़ जाती हैं। इसलिए इस पनडुब्बी को एकॉस्टिक सिग्नेचर काफ़ी कम होता है। एकॉस्टिक सिग्नेचर जो है काफ़ी कम होता है। किसी जलयान पनडुब्बी के द्वारा पैदा होने वाले शोर को उसका एकॉस्टिक सिग्नेचर कहा जाता है। एकॉस्टिक सिग्नेचर जो है वो कम होता है। ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मारक क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक होती हैं। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम भी होती हैं। उत्तर कोरिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, भारत और इजराइल के पास लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ये रूस ने जो है अब जल से पनडुब्बी से जो है इस एम्परेटर अलेक्जेंडर 3 की मतलब परीक्षण किया है। अग्नि 5 भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल श्रेणी की एक मिसाइल है। इसका विकास जो है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहें MDP यानी कि मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इंटरग्रेटेड गाइडेड तो IG हो गई, तो IGMDP के तहत यानी कि एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत अग्नि 5 का विकास किया गया है। अब हम बात करते हैं अगली सुर्खी की, अगली खबर की, वो है कृषि 24x7। क्या है कृषि 24x7? क्या है कृषि? भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने गूगल और एक गैर सरकारी संगठन के सहयोग से कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। गूगल की सहायता से और गैर सरकारी संगठन की सहायता से भारत का जो एक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जो है उस डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार के उस डिपार्टमेंट ने इस प्लेटफॉर्म को विकसित किया है। ये कृषि से जुड़े न्यूज़ आर्टिकल्स एवं स्वतः नजर रखने उनका विश्लेषण करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहली तकनीक है। यह अलग अलग भाषाओं में छपे न्यूज़ आर्टिकल्स को स्कैन कर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करता है। यह न्यूज़ आर्टिकल्स में प्रकाशित आवश्यक जानकारी जुटाता है ताकि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को ऑनलाइन प्रकाशित होने वाली प्रासंगिक घटनाओं के समय पर जानकारी प्राप्त हो जाए। इसका उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा करना आदि के लिए त्वरित कार्रवाई में मदद करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? किसानों के हितों की रक्षा करना, त्वरित कार्रवाई में मदद करना। तो ये कृषि 24x7 जो है ये कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने, उस डिपार्टमेंट ने गूगल और एक गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंट ग्रुप जो हैं NGO, ठीक है, गूगल और NGO के सहयोग से 24x7 कृषि 24x7 प्लेटफॉर्म विकसित किया है और ये जो है अलग अलग भाषाओं में भी एक साथ उपलब्ध होगा। इसका लाभ ये होगा कि अलग अलग भाषाओं का अनुवाद कर सकेगा ये। इसके अलावा न्यूज़ आर्टिकल्स को आवश्यक जानकारी जुटाएगा और AI के जरिए से ये सब जो है सॉल्यूशंस भी उपलब्ध करवाएगा। अगली खबर की बात करें तो वो है लीप अहेड। क्या है लीप अहेड? ध्यान दीजिएगा, लीप LEAP अहेड। तो इसको लीप की फुल फॉर्म देख लेते हैं सबसे पहले। लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवर्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायोनियरिंग अहेड पहले, ठीक है।
ये टेक स्टार्टअप्स के चयन के लिए शुरू की गई अखिल भारतीय पहल। इसका उद्देश्य टेक स्टार्टअप्स को उच्च गुणवत्ता युक्त मार्गदर्शन प्रदान करना, उसके निवेश सुनिश्चित करना, उनकी वैश्विक पहुंच को सुलभ बनाना है। लीप अहेड को वस्तुतः विकास एवं समृद्धि के आरंभिक चरण वाले टेक स्टार्टअप के लिए डिजाइन किया गया है। इस पहल को संयुक्त रूप से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि STPI एवं द एंटरप्रेन्योर्स यानी कि TIE और STPI और निवेशकों के समूह द्वारा शुरू किया गया है। इसका महत्व यह है कि स्टार्टअप्स को बाजार के लिए उपयुक्त उत्पाद बनाने और अपने ग्राहकों की पहचान करने, व्यवसाय को आगे बढ़ाने, इन सब के लिए रणनीति बनाने, व्यापार के नियमों का पालन करवाने और बेहतर कार्यबल को नियुक्त करने और धन जुटाने में सक्षम बनाएगा। ये जो स्टार्टअप्स के लिए सहयोग जो कर रहा है वो STPI की बात करें, जिसको हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन एक प्रमुख विभाग, विज्ञान और तकनीकी संगठन है। ठीक है, साइंस और टेक का जो एक संगठन है वो STPI है। ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। ये सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने और टेक स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने का काम करता है STPI। ठीक है, तो ये द एंटरप्रेन्योर्स के लिए हुई है। लीप अहेड की फुल फॉर्म फिर से बता देता हूँ, लॉन्च पैड फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स टुवार्ड्स एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड पायनियरिंग अहेड। ये एक पहल है। अब हम बात करते हैं अगली सुर्खी की, अगली खबर की, जो है वह कालेश्वरम लिफ्ट से सिंचाई योजना यानी कि KLIP। तो KLIP जो है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम। तो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोग्राम के निर्माण में यानी KLIP के निर्माण में इंजीनियरिंग संबंधी कथित खामियों को लेकर तेलंगाना में विवाद शुरू हो गया है। KLIP तेलंगाना के कालेश्वरम में गोदावरी नदी पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना पेयजल आपूर्ति और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगी। यह जो प्रोग्राम है वो प्राणहिता और गोदावरी नदी के संगम स्थल पर बनाई गई है। गोदावरी और प्राणहिता नदी के संगम पर बनाई गई है। इस तकनीक के तहत किसी नदी या नहर के पानी को एक स्थान से दूसरे उच्च स्थान तक जाने के लिए ईंधन या बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक के तहत किसी नदी या नहर के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए ईंधन या बिजली से चलने वाले पंपों का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट इरिगेशन के लाभ क्या है, देखिए। लिफ्ट इरिगेशन के लाभ में भूमि अधिग्रहण की समस्या बहुत कम होती है और पानी की हानि भी न्यूनतम होती है। ठीक, तो ये जो है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब सांप के विष को लेकर के 7 नवंबर 2023 की क्या खबर है। नशीले या मादक ड्रग्स के रूप में सांप के विष का इस्तेमाल करने के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गौरतलब है कि नशीले ड्रग्स का उपयोग आनंददायक अनुभूति के लिए किया जाता है, उदाहरण के लिए गांजा जैसे ड्रग्स। नशा करने वाले व्यक्ति अपने पैर या जीभ पर सांप से कटवाता है, लेकिन कोबरा और इंडियन करैत जैसे सांपों का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। कोबरा और इंडियन करैत सांप के विष में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन में मनोत्तेजक माइंड अल्टरिंग गुण होते हैं। विष मानव रक्त में प्रवेश करते हुए सेरोटोनिन जैसे सक्रिय मेटाबोलाइट्स यानी उपापचय क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले मध्यवर्ती उत्पाद जो हैं उसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, उनको मुक्त करता है। सेरोटोनिन जैसे मेटाबोलाइट्स को मुक्त करता है जहर, और ये मेटाबोलाइट्स स्वापक और शामक जैसे साइकोट्रोपिक प्रभाव डालते हैं। स्वापक यानी कि हिप्नोटिक, स्वापक यानी हिप्नोटिक और शामक यानी कि सेडेटिव। तो हिप्नोटिक और सेडेटिक साइकोट्रोपिक प्रभाव डालते हैं। सांप कटवाने से लकवा, हेमरेज, किडनी को क्षति, स्थायी दिव्यांगता हो सकती हैं। औषधीय उपयोग देखें तो सांप के विष का उपयोग गठिया, कैंसर, खसरा जैसी वायरल बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।
मुख्य वन्य जीव वार्डन की अनुमति के बिना सांप का विष निकालना रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक दंडनीय अपराध माना जाता है। अब हम सुर्खियों में रहे स्तरों की बात करते हैं तो तंजानिया, उसकी राजधानी डोडोमो जो है सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में तंजानिया, ध्यान दीजिएगा। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया के जंजीबार में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है और आईआईटी मद्रास ने किया है। राजनीतिक सीमाएं देखें तो ये एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। इसकी सीमा पूर्व में हिंद महासागर से लगती है तंजानिया की, ठीक है। हिंद महासागर से इसकी पूर्वी सीमा लगती है और भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित हैं ये। इसकी सीमाएं उत्तर में जो ऊपर की तरफ है युगांडा, कीनिया से लगती हैं। दक्षिण में यानी डाउनवर्ड देखें तो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक व जाम्बिया से लगती हैं। तो युगांडा, कीनिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया के आसपास के देश हैं। पश्चिम में बुरुंडी और रवांडा से सीमाएं लगती हैं। साथ में पूर्व में जो है हिंद महासागर से भी लगती हैं। तो बुरुंडी, रवांडा, मोजाम्बिक, जाम्बिया, युगांडा, कीनिया ये जो हैं तंजानिया के आसपास के देश हैं और हिंद महासागर इस तरफ सीमा लगाता है। भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसका उच्चतम बिंदु तंजानिया का माउंट किलिमंजारो है और प्रमुख नदियां जो हैं कांगो नदी, रफीजी नदी और रवूमा नदी जो हैं ये तंजानिया की प्रमुख नदियां हैं। कांगो, रफीजी, रवूमा। प्रमुख झीलों की बात करें तो टांगानिका झील जो पश्चिम में है, विक्टोरिया झील उत्तर में है, मलावी झील जो है न्यासा झील भी कहते हैं इसको, ये भी इसमें एक प्रमुख झील है। पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट का कुछ हिस्सा तंजानिया से होकर भी गुजरता है। इसका कारण यहाँ तीव्र कगार और ज्वालामुखी संरचनाएं निर्मित की गई हैं। तो ये है आपका तंजानिया। इसके आसपास के देशों की सीमाएं वगैरह आप ध्यान से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तंजानिया ऊपर कीनिया से सीमा लगती हैं और बीच में यहाँ पर जो है एक बड़ी मतलब समुद्री झील कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं। देखो इधर कीनिया है, उधर युगांडा है और रवांडा है। इसके अलावा ब्रुनई है, बुरुंडी, क्षमा कीजिए, बुरुंडी और रवांडा ये जो छोटे छोटे देश हैं और कीनिया काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा युगांडा और इसके अलावा इधर देखें तो जाम्बिया, मोजाम्बिक और मलई जो है इसकी भी सीमाएं यहाँ पर लगती हैं और इंडियन ओशियन से इधर इसकी सीमाएं लगती हैं, काफ़ी लंबी सीमाएं लगती हैं।